अब हम ये सीखने वाले हैं कि अगर एक प्रेरक जिसका कि स्वप्रेरकत्व या फिर स्वप्रेरण गुणांक है L और एक प्रतिरोधक जिसका कि प्रतिरोध है R, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद अगर इस संयोजन से हम एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा दें तो ये जो हमारा संयोजन है वो किस तरह का व्यवहार दर्शाता है वही हमें देखना है। और इस टॉपिक को हमने नाम दिया है श्रेणीबद्ध एलआर परिपथ पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। अब देखिए, किसी भी टॉपिक को समझने की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और उसको समझने की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को एक शुद्ध प्रेरक पर या फिर इस प्रतिरोधक पर अलग अलग लगा करके देखा जाए तो वो किस तरह का व्यवहार दर्शाते हैं वो आपको पता हो कि ये जो हमारा प्रतिरोध है इसके लिए विद्युत धारा और विभवांतर दोनों ही समान कला में रहते हैं। कि अगर ये वोल्टेज हमारा 0 होता था तो ये जो प्रतिरोध है इसके अंदर धारा भी 0 होती थी, और जब ये हमारा वोल्टेज अधिकतम होता था तो ये जो प्रतिरोधक है इसके अंदर विद्युत धारा भी अधिकतम हो जाया करती थी। मतलब दोनों के अंदर वोल्टेज और धारा का कलांतर होता था 0। और बात करें प्रेरक की तो इसके लिए वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर होता था 90 अंश का, और जो हमारी विद्युत धारा है वो हमेशा वोल्टेज से 90 अंश के कोण से पीछे होती थी। कि वोल्टेज अगर हमारा 0 है तो ये धारा इसके अंदर कैसी होती थी, अधिकतम, लेकिन कैसी, ऋणात्मक अधिकतम, कि जब वो 0 है तो 90 अंश के कोण से वो पीछे होगी, और जब जब हमारा वोल्टेज अधिकतम होगा धारा हमारी 0 हो जाएगी। अब इसको समझने के लिए मुझे प्रयोग करना है फेजर आरेख का। देखो, जैसे ही मैंने इस एसी वोल्टेज को इस संयोजन के साथ लगाया तो श्रेणी क्रम में होने के कारण इन दोनों के अंदर एक ही विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ये बात हम जानते हैं। और श्रेणी क्रम में हमें ये बात भी पता है कि ये जो दोनों घटक हैं, मतलब प्रेरक और प्रतिरोधक, इन दोनों के सिरों पर जो विभवांतर आएगा उन दोनों ही विभवांतरों का जो योग है, प्रेरक के सिरों पर विभवांतर प्लस प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर, इसका जो योग होगा वो लगाए गए वोल्टेज के बराबर होगा। तो सबसे पहले मैं संयोजन के लिए फेजर आरेख बना करके आपको दिखाता हूं कि हमें ये बात तो पता लग गई कि विद्युत धारा दोनों में समान है, और विद्युत धारा को जब हम फेजर आरेख पर दिखा रहे होते थे तो वहां पर हमें उसे एक सदिश से निरूपित करना होता था। सदिश का जो परिमाण होता था वो धारा या वोल्टेज का अधिकतम मान बता रहा होता था। यहां पर हम ये मान लेते हैं कि विद्युत धारा एक्स अक्ष के साथ घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत कुछ कोण बना रही होगी, जो कि अभी हमें नहीं पता है, लेकिन यहां पर फेजर बनाते हुए मैंने विद्युत धारा का अधिकतम मान प्रयोग कर लिया, जो कि सदिश का क्या होगा, परिमाण। अब देखिए, बात करें प्रतिरोधक की तो प्रतिरोधक का जो वोल्टेज या विभवांतर होता है वो धारा के साथ हमेशा समान कला में होता है, और फेजर के द्वारा जब हम उसे दिखा रहे होंगे तो यहां भी उस सदिश को दिखाते हुए हम उसके अधिकतम मान का ही प्रयोग करेंगे। और विद्युत धारा तो प्रेरक के लिए भी इसी दिशा में होगी क्योंकि दोनों में विद्युत धारा समान दिशा में है, लेकिन प्रेरक के लिए ये जो विद्युत धारा है वो वोल्टेज से 90 अंश के कोण पर पीछे होती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेरक के लिए जो ये वोल्टेज होता है वो विद्युत धारा से 90 अंश के कोण से आगे होता है। तो यहां पर भी हम प्रेरक के वोल्टेज को दिखाएंगे तो एक सदिश से, और सदिश का परिमाण क्या बताएगा, प्रेरक के सिरों पर वोल्टेज का अधिकतम मान, लेकिन ये वोल्टेज धारा से 90 अंश के कोण पर आगे होगा, कुछ इस तरह से। अब देखिए, यहां पर आप एक चीज देख सकते हो कि प्रतिरोधक के सिरों पर जो वोल्टेज है और प्रेरक के सिरों पर जो वोल्टेज है उनके बीच में कलांतर है 90 अंश का। तो आप VL और VR को सामान्यता नहीं जोड़ सकते, जैसे कि 2 वोल्ट और 3 वोल्ट को हम जोड़ करके 5 वोल्ट कह दिया करते थे, क्योंकि ये प्रतिरोधक के वोल्टेज से प्रेरक का वोल्टेज 90 अंश के कोण से आगे है। तो जब मैं वेक्टरों को जोड़ने के या सदिशों को जोड़ने के जो नियम है उनका प्रयोग करके इन दोनों विभवांतरों को जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा लगाया गया वोल्टेज या गए प्रत्यावर्ती वोल्टेज का तात्कालिक मान। लेकिन इस लगाए गए वोल्टेज को भी जब मैं फेजर आरेख पर दिखाऊंगा तो वहां भी जिस सदिश का मैं प्रयोग करूंगा वो इस वोल्टेज के अधिकतम मान को ही बताएगा, Vm को। तो अब इन दोनों वोल्टेज को अगर मैं सदिशों को जोड़ने के नियम से जोड़ूं तो चतुर्भुजीय नियम हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें VLM और VRM को जोड़ना है तो सबसे पहले VLM के समानांतर एक सदिश बनाना है VRM के सर या हेड से, बिल्कुल समान लंबाई का एक सदिश हमने बना दिया, और VLM के हेड से VRM के समानांतर एक सदिश बनाना है कुछ इस तरह से। और जब आप इस उभयनिष्ठ सर को इन दोनों की उभयनिष्ठ पूंछ या टेल से जोड़ देते हो तो आपको क्या मिलेगा, परिणामी वोल्टेज, जो कि लगाए गए वोल्टेज के अधिकतम मान के बराबर होगा,
क्योंकि फेजर आरेख पर हम हमेशा अधिकतम मान का ही प्रयोग कर रहे होते हैं। और ये जो हमारा लगाया गया वोल्टेज है वो धनात्मक x अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत, वो हमें पता है ओमेगा टी। तो ये जो पूरा का पूरा कोण आएगा वो हमें पता है कि ये होगा ओमेगा टी। तो आप देख सकते हो कि जो तुल्य विद्युत धारा है जो कि इस संयोजन में प्रवाहित हो रही है, जो इस परिपथ में प्रवाहित हो रही है, वो लगाए गए वोल्टेज से थोड़ा सा पीछे आ रही है। तो विद्युत धारा इस परिपथ में वोल्टेज से पीछे चल रही होती है, लेकिन 90 अंश के कोण पर नहीं। वो कोण हमको निकालना पड़ेगा जिसे हम मान लेते हैं फाई। और ये कैसे पता लगा कि धारा पीछे चल रही है कि अगर हमें वोल्टेज से धारा तक जाने के लिए घड़ी के घूमने की दिशा में जाना पड़ता है तो विद्युत धारा पीछे है, और अगर घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत जाना पड़ता तो विद्युत धारा हमारी आगे होती। अब आपको एक बात यहां पर दिख रही होगी कि लगाए गए वोल्टेज का जो अधिकतम मान है वो VRM और VLM के सदिश योग से मिल रहा है। और आप अगर देखोगे तो ये वाला कोण तो 90 अंश है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण, और जो हमारा कोण होता है उसकी सामने वाली भुजा को हम लंब कह देते हैं, और ये हमारा हो जाएगा आधार। तो हम ये भी कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। यहां पर VRM क्या है, प्रतिरोधक के सिरों पर लगाए गए वोल्टेज का अधिकतम मान, जो कैसे मिलेगा, ओम के नियम का प्रयोग करके कि विभवांतर किसके बराबर होता है, धारा गुणा प्रतिरोध। लेकिन अगर आप अधिकतम वोल्टेज पता करना चाहते हो तो जो धारा उसके लिए प्रयोग होगी वो होगी अधिकतम धारा। प्लस VLM आप कैसे निकालोगे, वहां भी आप प्रयोग कर सकते हो ओम के नियम का। लेकिन एक प्रेरक का जो प्रतिरोध होता है जिसे हम प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं उसे XL से निरूपित किया जाता है। तो वोल्टेज का अधिकतम मान धारा के अधिकतम मान और प्रेरक के प्रतिरोध के गुणनफल से मिल जाएगा, उसका भी हमें स्क्वायर करना है, और वो किसके बराबर आ जाएगा, VM के स्क्वायर के बराबर। यहां आप देखोगे IM स्क्वायर यहां भी होगा, IM स्क्वायर यहां भी होगा, दोनों में से क्या आ जाएगा वो कॉमन, और ब्रैकेट में बचेगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये किसके बराबर है, VM स्क्वायर के। यहां से आप देखोगे IM का जो स्क्वायर है वो बराबर आ जाएगा किसके, VM स्क्वायर, और बटे में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। और विद्युत धारा का अधिकतम मान निकालने के लिए अब आपको दोनों ही तरफ का वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो बाईं तरफ का जो वर्गमूल है वो तो आ जाएगा IM, दाईं तरफ का आएगा VM स्क्वायर का VM, और बटे में ये जो चीज है वो आ जाएगी अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो धारा का जो अधिकतम मान है वो वोल्टेज के अधिकतम मान को इस चीज से विभाजित करने के बाद मिल रहा है। और ये जो हमारा टर्म है अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ये कहलाती है प्रतिबाधा इस LR संयोजन की, या कहें इस LR परिपथ की। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, जब किसी शुद्ध प्रतिरोधक को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से लगाते थे तो उसका प्रतिरोध था R, और जब शुद्ध प्रेरक को उससे लगाते थे तो उसका प्रतिरोध था XL, जिसे कहते थे प्रेरकीय प्रतिघात। और जब इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से लगाया तो इस संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है वो आता है अंडर रूट में प्रतिरोधक के प्रतिरोध का स्क्वायर प्लस प्रेरक के प्रतिरोध का स्क्वायर अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। और इसे कहते हैं इस LR परिपथ की प्रतिबाधा, जिसे हम Z से निरूपित करते हैं। और वोल्टेज के अधिकतम मान को अगर मैं इस प्रतिबाधा से क्या कर दूं, विभाजित, या कहूं इस प्रतिरोध से कर दूं विभाजित, तो मुझे ओम के नियम से यहां पर अधिकतम धारा का मान भी पता लग जाएगा। और वास्तव में जब भी हम किसी प्रतिरोधक से, किसी प्रेरक से या संधारित्र से प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा स्रोत लगाते थे, उसके बाद हमें धारा का व्यंजक पता करना होता था। तो जब इस संयोजन से भी हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएंगे तो सबसे पहले हमें धारा का व्यंजक ही पता करना है, जो कि वोल्टेज के व्यंजक की तरह ही दिखना चाहिए। तो I किसके बराबर होना चाहिए, IM। अब ये धारा का जो अधिकतम मान है वो क्या होता है वो अब आपको पता लग चुका है, जो कि मैं आपको फेजर आरेख से निकाल करके दिखा चुका हूं। फिर हमें ये देखना होता था कि ये विद्युत धारा जो है वो इस वोल्टेज के साथ क्या कुछ कलांतर तो नहीं दिखा रही है। उसके लिए दोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात समान होने चाहिए, ओमेगा टी हमारा पॉजिटिव ही होना चाहिए। उसके बाद हमें ये देखना है क्या विद्युत धारा वोल्टेज से आगे चल रही है या पीछे चल रही है, और कितने कोण से आगे या कितने कोण से पीछे चल रही है। अब देखिए फेजर आरेख से ये बात तो पता लग रही है कि विद्युत धारा वोल्टेज से पीछे चल रही है, क्योंकि वोल्टेज से धारा तक पहुंचने के लिए घड़ी के घूमने की दिशा में चलना पड़ रहा है। और कितने कोण से पीछे चल रही है, फाई। और जब आप इस समकोण त्रिभुज में tan फाई का मान निकालोगे तो वो लंब जो कि VLM के बराबर है, उसको आधार जो कि VRM के बराबर है उससे विभाजित करने के बाद मिल जाएगा। VLM
बटे में VRM। और बात करें VLM की तो वो धारा के अधिकतम मान IM इंटू में प्रतिरोध जो कि किसी भी एक प्रेरक का होता है XL, उन दोनों के गुणनफल से मिलेगा। तो tan phi किसके बराबर आ जाएगा, IM इंटू में XL। बिल्कुल इसी तरह से VRM इसके अपॉन में आएगा IM इंटू में R क्या होता है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध, तो IM से IM कट हो जाएगा। तो जिस कोण से ये हमारी विद्युत धारा पीछे चल रही है उसका जब आप tan निकालोगे तो वो किसके बराबर आएगा, XL बटे R के। यहां से अगर आपको फाई निकालना है तो आप लिख सकते हो tan इनवर्स XL बटे R। तो इस कोण से ये जो हमारी विद्युत धारा है वो पीछे हो जाएगी। और ध्यान रहे कि कोण किस तरह से, कि इस वाले कोण का जो tan थीटा है वो XL प्रेरक के प्रतिरोध और R प्रतिरोधक के प्रतिरोध दोनों के अनुपात के बराबर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमसे कलांतर के बारे में ना पूछ करके समय के अंतर के बारे में पूछा जाता है कि विद्युत धारा वोल्टेज से कितने समय अंतराल से पीछे चल रही है। तो आपको ये बात पता हो कि अगर आपने कलांतर पता कर लिया तो कलांतर जो होता है वो कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग और समय के गुणनफल के बराबर होता है। हम जानते हैं कि कोणीय वेग किसके बराबर होता है, कोण बटे समय। तो यहां से हमें अगर उसका कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति पता है 2 पाई न्यू से, और कलांतर पता लग चुका है, तो हम ये भी बता सकते हैं कि कितने समय अंतराल से हमारी विद्युत धारा वोल्टेज से पीछे चल रही है। ध्यान रहे कि कोण को हमेशा आपको रेडियन में डालना है, कि अगर आपका कोण डिग्री में निकलकर भी आ जाए तो उसको पाई बटे 180 से गुणा करके पहले आप रेडियन में परिवर्तित कर लोगे, तब यहां पर उसे डालोगे, यहां पर आवृत्ति डालोगे और पता कर लोगे कि किस समय अंतराल से हमारी जो विद्युत धारा है वो वोल्टेज से पीछे चल रही है। तो अब तक जो हमने ये पढ़ा है वहां से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जब एक श्रेणीबद्ध LR परिपथ से एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगाते हैं तो इस परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो है √ में R² प्लस XL², जिसे इस परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट होता था वो वोल्टेज लगाने के बाद धारा का व्यंजक पता करने में होता था। तो धारा के व्यंजक में I किसके बराबर आता था, IM, और ये अधिकतम धारा का मान अधिकतम वोल्टेज को इस तुल्य प्रतिरोध से विभाजित करने के बाद मिल जाएगा। साइन दोनों में एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात आना चाहिए, ω/t दोनों में ही पॉजिटिव, और कितने कोण से हमारी ये विद्युत धारा आगे या पीछे चल रही है वो भी हमें देखना है। तो वो हमने देख लिया कि धारा पीछे चल रही है, और कितने कोण पर कि इसका जो tan है, जिस कोण से ये विद्युत धारा पीछे चल रही है वो किसके बराबर होगा, XL बटे R के। और अगर समय अंतराल निकालना है तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो भी कलांतर है उसको रेडियन में परिवर्तित करके कोणीय आवृत्ति से कर दो विभाजित, तो समय अंतर मिल जाएगा सेकंड के अंदर। वैसे तो प्रतिरोधक, प्रेरक या संधारित्र के लिए हमने जो फेजर आरेख था वो धारा का व्यंजक पता कर लेने के बाद बनाया था, लेकिन यहां पर पहले हमने फेजर आरेख बनाया है और उसके बाद धारा का व्यंजक पता किया है। उसके बाद हमें तात्कालिक शक्ति और औसत शक्ति, ये दो चीजें और पता करनी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको निकाल कर दिखाता हूं तात्कालिक शक्ति का व्यंजक। अब देखिए, तात्कालिक शक्ति का व्यंजक निकालने के लिए हमें तात्कालिक वोल्टेज और तात्कालिक विद्युत धारा दोनों का गुणनफल पता करना है। ये रहा तात्कालिक वोल्टेज का व्यंजक और ये है तात्कालिक विद्युत धारा का व्यंजक। तो Vm sin ω/t का हमें गुणा करना है किसके साथ, Im इंटू में sin ω/t माइनस फाई से। अब देखो Vm और Im को तो हम एज इट इज लिख लेते हैं, अब 2 से कर देते हैं विभाजित और 2 से ही कर देते हैं इस व्यंजक में गुणा, तो क्या बन जाएगा 2 sin ω/t sin ω/t माइनस फाई। अब देखिए, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 2 sin A sin B का क्या फॉर्मूला होता है, और अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो फॉर्मूला क्या होता है कि पहले Vm Im बटे 2 को तो अलग ही रख लेते हैं इससे। 2 sin A sin B का फॉर्मूला होता है cos A माइनस B। बड़े वाले कोण में से छोटे वाले कोण को घटाओगे तो ω/t से ω/t कट हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस फाई क्या हो जाएगा, प्लस फाई, तो क्या आ जाएगा cos फाई माइनस का cos A प्लस B, दोनों कोणों का योगफल जो कि कितना आ जाएगा 2ω/t माइनस का फाई। तो ये आ गया हमारा तात्कालिक शक्ति का व्यंजक। और बात करें औसत शक्ति की, तो औसत शक्ति निकालने के लिए जो भी तात्कालिक शक्ति का व्यंजक है उसे हमें 2 ऐसे संकेतों के बीच में डालना होता था। इनटू में क्या है cos फाई और माइनस का cos 2ω/t माइनस फाई, और बाद में ये संकेत हम डाल ही लेते हैं। अब इसमें से जो जो चीजें नियतांक हैं वो तो हम बाहर ही ले लेते हैं। तो Vm Im बटे 2 तो आ गया बाहर,
और जो चीजें अंदर लिखी हुई हैं उसमें से कॉस फाई तो कभी भी समय के साथ बदलता ही नहीं है, क्योंकि ये तो नियतांक है ना, जिस कोण से हमारी विद्युत धारा पीछे चल रही है उसकी समय पर कोई निर्भरता है ही नहीं, समय तो इस वाले व्यंजक में है। और जिस प्रकार से साइन 2 ओमेगा टी का जो औसत मान है पूरे के पूरे एक चक्कर में 0 से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा के बीच में वो शून्य आता था, बिल्कुल इसी तरह से कॉस ओमेगा टी का औसत मान पूरे के पूरे एक चक्कर में शून्य आता है। और ये साइन 2 ओमेगा टी के लिए ही नहीं है, साइन 2 ओमेगा टी में अगर 30 अंश 40 अंश 10 अंश अगर एक नियत कोण जुड़ भी रहा है तब भी इसका औसत मान शून्य आता है। बिल्कुल इसी तरह से कॉस ओमेगा टी में अगर कुछ जुड़ रहा है उसका भी औसत मान शून्य, तो इसका जो औसत मान है वो तो आ जाएगा शून्य। तो कुल मिलाकर जो हमारी औसत शक्ति का व्यंजक है वो क्या आ रहा है, Vm बटे अंडर रूट 2 Im बटे अंडर रूट 2 इंटू में कितना कॉस फाई। मैंने 2 को यहाँ पर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख लिया है, क्योंकि इससे होगा क्या, ये बन जाएगा हमारा Vrms, ये बन जाएगा हमारा Irms और इंटू में क्या आ जाएगा कॉस फाई। तो एक प्रेरक को और एक प्रतिरोध को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से लगाएं तो एक पूरे के पूरे चक्कर में शक्ति व्यय होती है, बिजली का बिल आता है। और कितनी शक्ति व्यय होती है, Vrms वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान गुणा Irms धारा का वर्ग माध्य मूल मान। लेकिन यहां पर एक और चीज गुणनफल में आ रही है, वो है कॉस फाई। यहां पर फाई वो कोण है जिस कोण से विद्युत धारा पीछे चल रही है, और कॉस इंटू में फाई के कलांतर का अगर मैं कॉजिया निकालूं तो उसे कहते हैं शक्ति गुणांक, कि किसी भी परिपथ में कितनी शक्ति व्यय होगी वो ये शक्ति गुणांक निर्धारित करता है। तो शक्ति गुणांक का मान पता लगेगा फाई से, तो Vrms इंटू Irms इंटू कॉस फाई का प्रयोग करके हम ये भी पता कर सकते हैं कि इस LR परिपथ में पूरे के पूरे एक चक्कर में कितनी शक्ति व्यय होगी। अब चलिए मैं आपको ये समझाता हूं कि इन सभी कॉन्सेप्ट्स का प्रयोग न्यूमेरिकल में किस तरह से करना है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो पहला प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है वो कुछ इस तरह से है कि कुंडली को जिसका प्रेरकत्व है 0.5 हेनरी तथा प्रतिरोध जो कि है 100 ओम का, उसे 240 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज की एक आपूर्ति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सप्लाई, उससे जोड़ दिया गया है। तो हमें कुंडली में प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा पता करनी है। पहले इसी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने ये बात आपको समझाई है कि अगर वोल्टेज के बारे में कुछ ना कहा जाए तो वो जो वोल्टेज है वो आरएमएस वोल्टेज होता है, और आरएमएस वोल्टेज को अगर मैं उस परिपथ के तुल्य प्रतिरोध से कर दूं विभाजित, जिसे हम प्रतिबाधा कहते हैं, तो हमें कौन सी विद्युत धारा मिलेगी, आरएमएस धारा। और अगर हम अधिकतम धारा निकालना चाहते हैं तो हमें वोल्टेज के अधिकतम मान को उस परिपथ के तुल्य प्रतिरोध से विभाजित करना पड़ेगा। तो धारा का अधिकतम मान निकालने के लिए पहले हम अधिकतम वोल्टेज पता करते हैं, जो कि आरएमएस वोल्टेज 240 को √2 से विभाजित करने के बाद मिलेगा। आपको ये बात पता होगी कि अधिकतम वोल्टेज को अगर हम √2 से विभाजित कर दें तो आरएमएस वोल्टेज मिल जाता है। तो √2 से आरएमएस वोल्टेज का गुणा करेंगे तो अधिकतम वोल्टेज मिल जाएगा। और किसी भी श्रेणीबद्ध एलआर परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है, जिसे उस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध भी कहते हैं, वो XL² प्लस R² के बराबर होता है। यहाँ पर XL जो है वो प्रेरक का प्रतिरोध है, जिसे हम प्रेरकीय प्रतिघात भी कहते हैं, और R है प्रतिरोधक का प्रतिरोध। XL निकाला कैसे जाता है, ओमेगा इंटू L से। तो धारा का अधिकतम मान निकालने के लिए 240 √2 को एज इट इज रखते हुए मैं पहले √2 में XL² प्लस R² का मान पता कर लेता हूं। तो R के स्क्वायर का मतलब तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर, और XL किसके इक्वल है, ओमेगा इंटू L। ओमेगा होता है 2 पाई इंटू में न्यू। आवृत्ति दे रखी है 50 हर्ट्ज से, तो ओमेगा निकल कर आ गया, और स्वप्रेरकत्व भी दे रखा है 0.5 हेनरी। तो XL का स्क्वायर प्लस में कितना, R का स्क्वायर। ध्यान से देखना यहाँ पर कि 2 × 50 जो है वो 100 ही तो होगा। तो यहाँ पर भी 100 का स्क्वायर है, यहाँ भी 100 का स्क्वायर है, तो दोनों में से बाहर क्या आ जाएगा, 100 का स्क्वायर का रूट जब आप लोगे तो 100 आ गया बाहर, और ऊपर 240 √2 अभी भी एज इट इज है, और नीचे क्या बचेगा, यहाँ पर तो 1 बचा। यहाँ पर क्या होगा, पाई का जो स्क्वायर होता है, आप इसको याद कर लें कि वो लगभग 10 के आसपास होता है। तो ये आ जाएगा 10, और 0.5 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 0.25। तो 0.25 × 10 कितना आ जाएगा, 2.5। ये इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आया, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 1। और 100 का जब 240 में विभाजन करेंगे तो ये आएगा 2.4।
गुणा 1.414 ये √2 का मान है और बटे में √3.5 और 2.4 का 1.414 से गुणा करने के बाद जब आप √3.5 से विभाजित करोगे तो धारा आएगी हमारी 1.82 एम्पियर। आप चाहो तो उसे सॉल्व करके देख सकते हो। यह है इस एलआर परिपथ में प्रवाहित होने वाली अधिकतम विद्युत धारा। और स्टूडेंट्स, परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो आरएमएस विद्युत धारा है वो इस अधिकतम विद्युत धारा से √2 गुना कम होगी। अब दूसरे पार्ट को देख लेते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है। उसमें हमसे पूछा गया है कि वोल्टेज के शीर्ष मान जो अधिकतम मान है 240 गुणा √2 और धारा के शीर्ष मान जो अभी हमने निकाला है 1.82 एम्पियर, इसके बीच में समय पश्चिता क्या होगी, मतलब कितने समय से ये जो हमारी विद्युत धारा है वो वोल्टेज से पीछे चल रही होगी। तो ये बात तो हमें पता है कि श्रेणीबद्ध एलआर परिपथ में विद्युत धारा जो होती है हमारी वो वोल्टेज से पीछे चल रही होती है। कितने कोण पर, कि उस कोण का जब आप tan थीटा निकालोगे तो वो किसके बराबर होता है, XL/R के। तो पहले तो मैं यही पता करता हूं कि विद्युत धारा वोल्टेज से कितने कोण से पीछे चल रही है। तो XL मेरा ये था, देखो ये तो 100 ही है और 3.14 का अगर मैं 0.5 से गुणा करूंगा तो 1.57 ये आ जाएगा गुणा 100, ये तो हो गया मेरा XL बटे में R दे रखा है 100 से 100 कट हो जाएगा तो tan phi जो है वो आ गया 1.57। यहां से अगर आप कोण निकालोगे तो वो आएगा 57.5 डिग्री। वैसे इसको डायरेक्ट निकालना आसान नहीं है तो आप इसको कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। और अगर आपको ये पता लग गया कि कितने कोण से हमारी विद्युत धारा पीछे चल रही है तो फिर हम समय पश्चिता बता सकते हैं कि जो भी हमारा कलांतर या कोण का अंतर होता है वो कोणीय आवृत्ति को समय से गुणा करने के बाद मिलता है। बस यहाँ पर जो आप कलांतर या कोण का अंतर डालें वो रेडियन में डालें। तो 57.5 को पहले आप क्या करें, π/180 से गुणा कर दे तो ये तो आपका कोण आ जाएगा किसमें, रेडियन में। और वो किसके बराबर होगा, ओमेगा, जो कि किसके बराबर होता है 2π इंटू में न्यू है हमारा 50। और यहां से फिर आप टाइम निकाल सकते हो। टाइम निकालने के लिए 100π का में इसमें विभाजन करना पड़ेगा तो पाई से तो पाई कट जाएगा। तो पहले हम 57.5 को 100 से विभाजित कर दें तो कितना आ जाएगा 0.575। फिर उसको 180 से विभाजित कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि कितने समय के द्वारा हमारी विद्युत धारा वोल्टेज से पीछे चल रही है। और वो समय अंतराल जब आप सॉल्व करके निकालोगे तो वो आएगा 3.19 गुणा 10⁻³ सेकंड। आप सॉल्व करके देख लें और 10⁻³ को हम कहते हैं मिली। तो इतने समय से हमारी विद्युत धारा जो है वो वोल्टेज से पीछे चल रही है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किसी अगर श्रेणीबद्ध एलआर परिपथ से एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा दिया जाए तो वो किस तरह का व्यवहार दर्शाता है, उस पर आधारित किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं और उन्हें हमें किस तरह से सॉल्व करना है। अब एलआर परिपथ को पढ़ लेने के बाद अगला जो परिपथ हमें पढ़ना है वो है श्रेणीबद्ध सीआर परिपथ के एक संधारित्र और प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़कर उसके सिरों पर क्या लगाना है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप अध्याय 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो।